सो लास्ट क्लास में हमने किया था सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। हमने सॉलिड इन लिक्विड की बात की थी। तो वो स्टार्ट करने से पहले मेन चैप्टर यहीं से ही स्टार्ट होता है, बिकॉज यहीं से ही आगे फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज करेंगे। तो यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। हम लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था वो मैंने बताया था सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन के बारे में, कि जहां पे आप सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं। बट ये कराने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो कि याद होनी चाहिए। एक वर्ड आपको शायद आपने 11th में भी देखा था, एक वर्ड होता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, इसका मीनिंग मैं दोबारा समझा देती हूँ। 11th में भी बताया था, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है उसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पता होना चाहिए। बिकॉज ये आगे पढ़ेंगे कि जो वेपर प्रेशर है ना वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है। तो जब डेफिनेशन मैं लिखूंगी तो उसमें मैं लिखूंगी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, बिकॉज वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड चेंजेस विद टेम्परेचर। अब आप इसकी डेफिनेशन देखिए क्या कह रहे हैं। इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ द लिक्विड एट इक्विलिब्रियम एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन को देखें, यहाँ पे कुछ इक्विलिब्रियम वगैरह कहा गया है, तो इसके लिए मैं एक आपको डायग्रामेटिकली बताती हूँ कि सपोज आपने एक बीकर ले लिया, कंटेनर ले लिया, क्लोज कंटेनर है, मतलब पूरी तरह से बंद है। इसमें से जो भी वेपर्स बनेंगे वो बाहर कहीं नहीं जा सकते। तो और यहाँ पे हमने लेट अस सपोज इस साइड हमने बैरोमीटर लगा दिया है। बैरोमीटर से हमें प्रेशर पता लग जाता है, ठीक है। तो कैसा दिखता है बैरोमीटर, कैसे एक्सपेरिमेंट करना है, उस डिटेल में नहीं जाना। अभी इतना समझिए कि हमने एक क्लोज कंटेनर लिया है, उस कंटेनर में जितना भी प्रेशर आएगा वेपर्स की वजह से वो बैरोमीटर में दिखाई देगा। तो ये कह रहे हैं अच्छा इससे पहले एक चीज बताइए, क्या पानी के वेपर, पानी बॉयल करता है 100 अबव पे ना, 100 डिग्री पे। तो अब आप बताइए क्या पानी के वेपर सिर्फ 100 पे ही बनते हैं या उससे नीचे भी बनते हैं? मैम उससे नीचे बनते हैं। उससे नीचे मैम है ना। आप फर्श पे, आप सिंपल सा देखिए, मैं सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ हमेशा। आप फर्श पे पानी गिरा दीजिए, थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाता है, सूख जाता है। कहाँ गया? उसके जो वेपर्स बन के, भाप बनकर वो हवा में चला गया, जो बाद में क्लाउड फॉर्मेशन होगा। ऐसे ही अगर आप कपड़े धोकर उसे ड्राई करने के लिए बाहर रस्सी पे टांगते हैं तो कुछ देर बाद पानी गायब हो जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप एक बाल्टी में पानी लें, वो हम आगे देखेंगे कि कैसे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। अगर आप एक बाल्टी में पानी लेते हैं और वही एक और सेम वही बाल्टी लेते हैं, उतना ही पानी लेते हैं, उसे फर्श पे गिर देते हैं, किसकी वेपर जल्दी बन जाते हैं? कौन सा पानी जल्दी गायब हो जाता है? जो फर्श पे गिरा है। जो फर्श पे गिरा हुआ, क्योंकि वहां सरफेस एरिया ज्यादा होता है। उसको हम बाद में कवर करेंगे। लेकिन मेन बात ये होती है कि पानी के जो वेपर्स हैं, ये नहीं है कि वो सिर्फ बॉयल करेगा तभी बनेगा, उससे बिलो भी बनते हैं, उसे हम इवेपोरेशन बोलते हैं ना। तो ये कह रहे हैं आप पानी ले लीजिए। यहाँ पे हमने ये जो कंटेनर लिया, ये थर्मो फ्लास्क लिया एक तरह से, जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। सपोज आप पानी को लेते हैं 40 डिग्री पे, 30 पे भी ले सकते हैं, ये कम वेपर बनेंगे। तो आप देखेंगे शुरू में, क्योंकि पानी के वेपर तो बनेंगे, मतलब यहाँ पे इवेपोरेशन तो होगा। लेकिन ये जो वेपर जब बनेंगे, जब इवेपोरेशन होगा, तो आप ये देखेंगे शुरू शुरू में जब वेपर बनेंगे तो ये जो आपका बैरोमीटर होगा, जो प्रेशर बता रहा होगा, इसका प्रेशर बढ़ना चालू हो जाएगा इसमें। क्यों? प्रेशर कौन एक्सर्ट करता है? गैसेस एक्सर्ट करती है, बिकॉज दे हैव काइनेटिक एनर्जी। तो शुरू शुरू में आपको दिखेगा, लेकिन बाद में कुछ समय बाद टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। कुछ समय बाद आप ये देखेंगे बैरोमीटर की रीडिंग एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आके अटक गई। मतलब शुरू शुरू में बढ़ा, बाद में अटक गई प्रेशर पे आके। असल में उस स्टेज पे होता क्या है? असल में क्या होता है, ये जो लिक्विड होता है, इसके वेपर्स बनते हैं, इसको बोलते हैं इवेपोरेशन हो रही है। लेकिन ये वेपर्स कहीं जा नहीं पाते हैं, ये यहीं पे टकराते हैं। वॉल से जब टकराएंगे तो ये क्या करेंगे? अपनी एनर्जी को लॉस करेंगे। और आपको पता है जब इनकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, अगर आप भाग रहे हो, आपकी एनर्जी लॉस हो जाए तो आप क्या करते हैं? थक जाते हैं, रुक जाते हैं।
तो ऐसे ही ये जो वेपर जब ऊपर टकराएंगे तो इनकी एनर्जी लॉस होगी और ये दोबारा से क्या बनने की कोशिश करेंगे, लिक्विड बनने की कोशिश, मतलब कंडेंस होने की कोशिश करेंगे। आपने घरों में पानी उबाल कर रखा हो, अगर आपने उसको ढकाओ, मतलब आपका पानी गर्म है उसको ढकाओ, ये असल में टेम्परेचर वहां पे कांस्टेंट नहीं है, वो ठंडा होता जा रहा है, लेकिन अब मैं वैसे एग्जांपल बता रही हूँ। आपने देखा होगा ढक्कन पे भाप सी बन जाती है ना वो, क्योंकि बाहर जा नहीं पाती है, फिर वो पानी वहीं कंडेंस हो जाता है ना, नीचे आ जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे तो ये कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, शुरू शुरू में जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो ज्यादा होता है, तो प्रेशर वेपर ज्यादा बनते हैं, तो हमें दिखता है कि प्रेशर बढ़ रहा है, तो वहां कंडेंसेशन भी हो रही होती है। लेकिन क्या होता है, टाइम के साथ साथ रेट ऑफ इवेपोरेशन वो घटने लग जाता है और कंडेंसेशन है वो इंक्रीज करता है, और एक ऐसी स्टेज आती है जब दोनों का रेट बराबर हो जाता है। मतलब जितने वेपर भाप बनेंगे, जितने वाटर वेपर बनेंगे, उतने ही कंडेंस हो जाएंगे। तो इसका मतलब आपको बैरोमीटर में क्या दिखाई देगा कि आपका प्रेशर एक जगह पे आकर कांस्टेंट हो गया, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। तो उस स्टेज को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। उस टाइम जो भी प्रेशर आता है एट इक्विलिब्रियम, जब रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन, उस टाइम जो भी प्रेशर एक लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एक्सर्ट करता है, उसको हम बोलते हैं उसका वेपर प्रेशर। एक चीज और ध्यान रखनी है, वेपर प्रेशर के लिए क्लोज कंटेनर होना जरूरी है। अगर भाप उड़ जाएगी, बाहर हवा में चली जाएगी, तो फिर आप वो जो लिक्विड है वो तो गायब हो गया ना, वो तो बाहर चला गया हवा में, जितनी भी जगह उसे अवेलेबल मिलेगी, क्योंकि वो गैसियस फॉर्म में चला गया। तो आपको टेम्परेचर क्लोज कांस्टेंट हो, कंटेनर होना चाहिए। हाँ जी, टेम्परेचर कांस्टेंट। हाँ, टेम्परेचर अगर आप 30 डिग्री पे निकालेंगे तो पानी का वेपर प्रेशर 1 आएगा। अगर आप वही 40 डिग्री पे निकालेंगे, थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट, वो आप गर्म नहीं कर रहे हैं पानी को, या वेपर बनाने के लिए आपको पानी की गर्म करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप 60 डिग्री पे गर्म पानी लेंगे और बाहर उसे ऐसे कंटेनर में रखें कि उसका टेम्परेचर ना घटे ना बढ़े, मतलब उसकी हीट, अंदर की हीट ना बाहर जाए ना बाहर की हीट अंदर आए, तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो 60 का वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा। क्यों ज्यादा आएगा? क्योंकि 60 पे टेम्परेचर ज्यादा है तो ज्यादा भाप बनेगी, और ज्यादा भाप बनेगी तो प्रेशर भी ज्यादा आएगा। बाकी इस तरह से जो टेम्परेचर है ना थर्मोफ्लास्क में, कि भाई बाहर की हीट अंदर ना आ पाए, अंदर की बाहर ना जा पाए, हम कांस्टेंट रखते हैं। ये प्रॉपर एक कंटेनर में किया जाता है, एक अपरेटस में प्रॉपरली, ठीक है ना। ओके मैम। आप Yes, टेम्परेचर sir. बदल दीजिए। अगर मैं, कोई बच्चा कह रहा है मैम 30 डिग्री पे मैं पानी ले रहा हूँ, 30 डिग्री पे, एक बच्चा कहता है कि नहीं मैम मैं तो ना 10 डिग्री पे ले रहा हूँ, तो वेपर प्रेशर जो है वो 30 डिग्री वाले का ज्यादा आएगा, ठीक है। मैम बाहर नेक्स्ट का आता है, टेम्परेचर इफेक्ट करता है? तो बेटा बाहर का अफेक्ट करता है ना, लेकिन हमने बाहर के, जो बाहर की जो चीजें, जो हमने पानी का या जो लिक्विड लिया उसका जो टेम्परेचर लिया उसे कांस्टेंट रहा है। सराउंडिंग के से हमने हीट को ना अंदर आने देना है ना बाहर जाने देना है, ओके मैम, तभी तो हम कह रहे हैं टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, ठीक है समझ ना, गया। टेम्परेचर है ना। अब आता है ये जो वेपर प्रेशर होता है, ये किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर। अब आप देखिए, आप एसीटोन ले लीजिए, नेल पॉलिश रिमूवर होता है ना, उसमें एसीटोन होता है। आप उसे ऐसे ही खोल कर रख दीजिए, और अगले दिन और ऐसी उसी बोतल में पानी भी रख दीजिए, कल उसी तरह की बोतल में। अब आप देखेंगे अगले दिन आकर पानी थोड़ा बहुत कम हुआ होगा, पर कई बार पता नहीं लगता छोटी बोतल में। लेकिन एसीटोन जो है, अगर आप मान लो फर्श पे ही गिर दो, पानी बाद में उड़ेगा, एसीटोन क्या होता है, पहले उड़ कम हो जाता है। जाएगा. मतलब क्यों? क्योंकि एसीटोन में जो, देखिए लिक्विड में क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सॉरी जो पार्टिकल्स होते हैं इन अंदर के, वो हालांकि उनके बीच में स्पेस होता है, सॉलिड से तो थोड़ा ज्यादा स्पेस होता है, लेकिन इनके बीच में फिर भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। ये एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। ये नहीं है कि पानी को आप ग्लास से नीचे गिरे तो 2 मॉलिक्यूल जाएंगे, 2 पीछे ही रह जाएंगे, ऐसा नहीं है ना। जितना पानी वो आराम से जो है गैस की तरह नहीं करते हैं, फैलते नहीं है पूरी जगह में, कि भाई जितना भी स्पेस अवेलेबल होगा आप अगर ग्लास में डालें तो फिक्स वॉल्यूम होता है ना वाटर का, पानी का फिक्स वॉल्यूम होता यस है, मैम। लेकिन गैस का फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। तो बेटा क्या है कि ये जो लिक्विड्स होते हैं इनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। जब आप किसी लिक्विड को
के वेपर बनाते हो, तो आप क्या करते हो, ये जो लिक्विड है इसके बीच के जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, आप क्या करते हो, अगर ये कमजोर होंगे तो ये जल्दी एक दूसरे का साथ छोड़कर गैस या वेपर फॉर्म में आ जाएंगे। अगर ये फोर्सेस मजबूत होंगे इंटरमोलिकुलर, तो ये जो है ये जल्दी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो यही कह रहे हैं कि पहला डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड। आप पानी ले लीजिए, पानी के साथ एसीटोन ले लीजिए, टेम्परेचर सेम रखिए, आप अब दोनों का वेपर प्रेशर निकालेंगे तो एसीटोन का जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा आएगा। क्यों ज्यादा आएगा? क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हैं। तो ये चीज याद रखनी है, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स दे कैन लीव द लिक्विड एंड कम इनटू वेपर फेज। ठीक है, और नेक्स्ट आता है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको मैंने बताया, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, या जो पार्टिकल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो एक दूसरे का साथ छोड़कर भागेंगे। मान लीजिए आप भाग रहे हैं दो बच्चे इकट्ठे, तो अगर आप धीरे चलेंगे तब आप एक दूसरे का थोड़ा हाथ पकड़कर चल सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी तो चांसेस क्या है कि आपका हाथ क्या हो सकता है, छूट सकता है ना। हाँ, ऐसे ही अगर आप पानी है, पानी में अगर आप तैर रहे हैं, आप हाथ पकड़ के तैर सकते हैं, लेकिन अगर पानी का के अंदर काइनेटिक एनर्जी, ये मैं आपको पानी ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि पानी के मॉलिक्यूल अलग है, मैं वैसे एक छोटा सा लेमन टर्म्स में एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा मतलब उस सेंस में देखिएगा, ये मत सोचिएगा मैं एग्जैक्ट बता रही हूँ। अब पानी में मान लीजिए आप पार्टिकल्स हैं पानी के, तो अगर आप अपने आप को एज्यूम कर लीजिए, ठीक है, जब आप मान लो आप पानी में तैर रहे हो दो जाने, अगर पानी स्पीड ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, क्या आपके लिए हाथ पकड़ना पॉसिबल होगा एक दूसरे का? नो मैम। है ना। तो ऐसी क्या है, जितना हाई टेम्परेचर होगा वेपर प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा। तो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर, हाँ, ये याद रखना है, क्योंकि पेपर में आता है कि हाउ वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, हाउ डिपेंड ऑन, तो बच्चे सोचते हैं पता नहीं क्या आ गया। अरे वो पूछ रहे हैं कि भाई इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो हम ये लिखेंगे विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, या फिर आप उसको लिख दीजिए कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बिकॉज क्यों ऐसा होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और ज्यादा से ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस छोड़कर जाते हैं। बाकी आगे हम बात करेंगे। आप पानी लेते हैं, अच्छा कभी आपने देखा होगा, आप पानी लेते हैं, ये कह रहे हैं पानी में आप नॉन वॉलेटाइल सल्यूट डाल दीजिए। अब नॉन वॉलेटाइल सल्यूट क्या होता है? जिसके नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है जिसकी भाप नहीं बनती। अब आपने कभी देखा होगा, आप पानी में नमक डाल दीजिए, अब आप जब उसको गर्म करते हैं तो पानी की तो भाप बन जाती है, वाटर वेपर बन जाते हैं, क्या नमक के बनते हैं? नो मैम। है ना। तो तब तक पानी उड़ चुका होता है, जब तक नमक नीचे रह जाता है बाद में कहीं जाके, अगर वो कभी मेल्ट हो हाई टेम्परेचर पे। लेकिन ऐसी चीजें जो इवेपोरेट नहीं करती हैं, आप अब नमक को छोड़ दीजिए यहीं पे, क्या उसकी भाप बन जाएगी? नो मैम। नो मैम। आप अब पानी को छोड़ दीजिए ऐसे ही फर्श पे या कहीं पे, तो क्या वो उसकी भाप बनेगी, मतलब वो वेपर में कन्वर्ट होगा? यस मैम। ठीक है ना। तो ऐसी चीजें, और ज्यादातर हम क्या करेंगे, हम वही बात है, ज्यादातर हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, जो सॉलिड्स होते हैं मोस्टली, जो सॉलिड होते हैं ना ये नॉन वॉलेटाइल होते हैं। जब आप इसे लिक्विड में घोलते हैं तो ये नॉन वॉलेटाइल सल्यूट होते हैं, क्योंकि जब आप लिक्विड को हीट करते हैं ना, जिसके अंदर मान लो नमक है, तो जो भाप बनेगी, जो वेपर बनेंगे वो पानी, मान लो पानी है तो पानी के ही बनेंगे, आपका शुगर या सॉल्ट के नहीं बनेंगे। तो वो हो गया नॉन वॉलेटाइल सल्यूट। अब आप कहें कि नहीं कोई और एग्जांपल बताओ आप जिसके अंदर वॉलेटाइल सल्यूट हो, तो बेटा एग्जांपल बता देते हैं। ये एग्जांपल है अल्कोहल और वाटर का। आप अगर अल्कोहल में वाटर डालें और उसको हीट करें, तो आप जो वेपर्स आएंगे ना ऊपर, आप उसको चेक करेंगे। अच्छा, कंपोजिशन की बात नहीं हो रही है कि कितने भाप बनेगी, कितनी पानी की बनेगी, कितनी अल्कोहल की बनेगी, वो बात नहीं हो रही है। हम
क्वालिटी वाइज बात कर रहे हैं एक तरह से, कि जब आप उसको हीट करेंगे तो जो वेपर बनेंगे, जो भाप बनेगी ना, अगर आप उसको कंडेंस कर कर चेक करें तो आप देखेंगे उसमें अल्कोहल भी है, अल्कोहल की भी भाप बनी है और उसमें पानी की भी बनी है, तो वो वोलाटाइल सल्यूट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर आप पानी में चीनी डाल दो, मतलब नॉन वोलाटाइल सल्यूट डाल दो किसी भी लिक्विड में, लिक्विड को हम सॉल्वेंट मान रहे हैं ना, तो वेपर प्रेशर पे क्या असर होगा। ये कह रहे हैं, अगर ये मैं अब स्पेसिफिक एग्जांपल बोल रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ कि डिक्रीज मैंने करेगा। हाँ अभी बता, ये सही बोला, डिक्रीज करेगा, क्यों करेगा वो मैं बताती हूँ आपको। और ये जो कंसेप्ट है इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में यूज होने वाला है ये। तो अब ये पूछ रहे हैं कि आप चीनी डाल दीजिए पानी में, सपोज पानी का वेपर प्रेशर, प्योर पानी का, प्योर वाटर का, जब उसमें कुछ नहीं डाला हुआ, मान लीजिए एक्स है, लेट अस सपोज एक्स है, और अब मैंने उसमें चीनी डाल दी। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जो पानी, जो अब मेरा जो सोल्यूशन आया, ये प्योर वाटर का है, ये प्योर वाटर का है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ जो सोल्यूशन आया है जिसमें पानी और चीनी है, उसका जो वेपर प्रेशर है वो कितना आएगा, एक्स के बराबर आएगा, एक्स से कम आएगा, एक्स से ज्यादा आएगा। X कम आएगा। एक्स से कम कम आएगा, आएगा। कम आएगा, तो एक्स से कम आएगा। अब क्यों कम आएगा, जिसको नहीं समझ में आया अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब क्या होता है, जो इवेपोरेशन होता है, जो वेपर्स बनते हैं, वो सरफेस फिनोमिना होता है। सरफेस मतलब जो ऊपर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो सरफेस पे होते हैं, सबसे पहले जो है ना उनकी भाप बनती है, सबसे पहले जो है ना उनकी भाप बनती है जो सरफेस पे होते हैं। अब वही तो बात होती है, अगर आप एक बाल्टी में पानी लेते हैं, जब आप बाल्टी में पानी लेते हैं तो वो पानी गायब नहीं होता है, थोड़े बहुत उसके, क्योंकि उसका ऊपर का, पहले ऊपर के मॉलिक्यूल गायब होंगे, इवेपोरेट होंगे, तभी तो नीचे वालों का नंबर आएगा। लेकिन अगर आप उसी पानी को फर्श पे गिरा देते हैं और आप आ जाइए, तो आप ये देखेंगे बाल्टी के अंदर उतना ही पानी है लगभग, आपको थोड़ा बहुत इवेपोरेट हुआ होगा, लेकिन जो फर्श का पानी है ऑलमोस्ट सूख गया, क्योंकि सरफेस आपने सतह बढ़ा दी और ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर में आए और वो क्या करे, इवेपोरेट कर गए। तो ये कह रहे हैं कि जब हमारा प्योर सॉल्वेंट होता है, जब मेरे पास प्योर वाटर होता है, तो सरफेस पे सारे के सारे मॉलिक्यूल, लेट अस सपोज 20 मॉलिक्यूल हैं, लेट अस सपोज, इतने नहीं होते, ज्यादा होते हैं, पर लेट अस सपोज 20 है, तो 20 के 20 क्या करेंगे, भाप बनाएंगे, वेपर बनाएंगे, और जो वेपर प्रेशर आएगा वो इन 20 की वजह से आएगा। लेकिन अगर आप सोल्यूशन बनाएं, उसमें चीनी डाल दें, लेट अस सपोज पानी में आपने चीनी डाल दी, अब जो सरफेस है उस पे सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स नहीं है, शुगर के भी मॉलिक्यूल्स हैं। ये देखिए ब्लैक से मैंने शुगर के मॉलिक्यूल बनाए हुए हैं, इसका मतलब अब सरफेस पे दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, चीनी के भी और पानी के भी, मतलब सल्यूट के भी सॉल्वेंट के भी। लेकिन जो आपका सल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल है, उसके वेपर नहीं बनेंगे, उसकी भाप नहीं बनेगी। तो इसका मतलब सरफेस पे पहले भी 20 मॉलिक्यूल थे, अब भी 20 हैं, लेकिन 20 में से कुछ सल्यूट के भी हैं, सिर्फ सॉल्वेंट के वेपर बनाएंगे, मान लीजिए सॉल्वेंट के रह गए 15 और 5 हो गए सल्यूट के, तो अब वेपर कितने बनेंगे, कम बनेंगे, ज्यादा बनेंगे, कम बनेंगे। कम बनेंगे। जब वेपर कम बनेंगे तो आपका जो है वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, वेपर प्रेशर जो है डिक्रीज करता है अगर आप किसी लिक्विड में नॉन वॉलेटाइल सल्यूट डालते हैं। ठीक है, बाकी ये मैंने वही चीज, ये बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, हालांकि आपने सिर्फ इतना ही लिखना है। ऐसा अगर आपसे, एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, रुक जाइएगा प्लीज, वो गलती से ना मिस हो गया। हाँ जी, अब अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या असर पड़ता है चीनी डालने पे, तो आप ये सिंपल ये लिखेंगे वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। अगर आता है क्यों, हालांकि ये क्वेश्चन कम आएगा, आप ये लिखेंगे बिकॉज इवेपोरेशन इज या वेपराइजेशन इज सरफेस फिनोमिना, number of solvent molecules on the surface get reduced on adding non volatile solute, तो वेपर प्रेशर कम होता है। ये तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, इस तरह से आपको नहीं करना वैसे। अब नेक्स्ट जो है हम करेंगे रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ जो हम करेंगे, इसको मैं आगे आपको कंटिन्यू करती हूँ।
देखिए अब हमारा मेन चैप्टर यहीं से स्टार्ट, जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, हालांकि जितने हमने मोलारिटी के और जो आपके मोलारिटी के जो न्यूमेरिकल किए हैं ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट है, वो आपको यूज होंगे। हाँ, तो अभी मैंने वही जो चीजें बताई हैं वही मैंने आपको बता दिया कि सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है प्योर से कम होता है, तो ये मैंने आपको अभी मैं सेंड कर दूंगी। अच्छा, अब स्टार्ट करेंगे रॉल्स लॉ। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि आपके कोर्स में रॉल्स लॉ में ये बड़ा सिंपल है, बाइनरी सोल्यूशन है। बाइनरी सोल्यूशन का मतलब हो गया सिर्फ दो कंपोनेंट हैं आपके पास, मतलब आपके पास जो सोल्यूशन है इसमें सिर्फ दो कंपोनेंट है, एक सल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा, मतलब तीन कंपोनेंट वाला आपको नहीं देंगे, ज्यादा से ज्यादा दो कंपोनेंट होंगे, मोस्टली हम बात कर रहे हैं। किसी एक आधे में अगर आ जाएंगे तीन तो अलग बात है, अदरवाइज हम दो ही कंपोनेंट, आपके कोर्स में दो कंपोनेंट वाला है। ठीक है, अब हम रॉल्स लॉ दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे ऐसे सोल्यूशन जिनमें वॉलेटाइल सल्यूट होता है, मतलब सॉल्वेंट तो वॉलेटाइल होगा ही होगा। अगर कोई यहाँ पे पूछे कि मैम सॉल्वेंट वॉलेटाइल होगा या नहीं होगा, तो वो तो ऑब्वियस है, सॉल्वेंट विल ऑलवेज बी वॉलेटाइल इन दिस केस। हाँ, सल्यूट, यहाँ पे सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वॉलेटाइल होंगे। जैसे एग्जांपल हो गया इथेनॉल प्लस वाटर का सॉल्यूशन। दूसरा हम रॉल्स लॉ करेंगे फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सल्यूट, ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर आपका नॉन वॉलेटाइल सल्यूट प्रेजेंट होगा, जैसे चीनी को पानी में घोल दें। अब इसको ध्यान से समझना है, रॉल्स लॉ तो बेटा एक ही होता है, पर इन्होंने दोनों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया, पर आप ध्यान से समझिएगा जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूं। अब आपको पता है ये जो सोल्यूशन होता है, जो आपका सोल्यूशन होता है, इसमें सल्यूट भी होता है, इसमें सॉल्वेंट भी होता है, और हमें ये दो ही कंपोनेंट वाला करना है। तो ध्यान रखना है सोल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे, एक सल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो जो ऐसा सोल्यूशन होगा जिसमें दोनों कंपोनेंट वॉलेटाइल है, दोनों ही कंपोनेंट क्या है, वॉलेटाइल है, उसमें जो सोल्यूशन होगा, जो सोल्यूशन होगा उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो दोनों कंपोनेंट मतलब सल्यूट की वजह से भी आएगा प्लस सॉल्वेंट की वजह से भी आएगा, क्योंकि बोथ आर वॉलेटाइल। तो टोटल जो वेपर प्रेशर होगा इट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। जितने भी कंपोनेंट होंगे, अभी तो यहाँ तो दो हैं, तो दोनों कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के सम के बराबर होगा। नेक्स्ट आता है, अगर आपके पास एक सोल्यूशन है, उसमें एक सल्यूट और एक सॉल्वेंट है, पर जो आपका सल्यूट है ये नॉन वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल है ये, तब जो वेपर प्रेशर होगा सोल्यूशन का, क्योंकि सल्यूट की वजह से तो वेपर प्रेशर जीरो आएगा, तो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर होगा इन सोल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट के नहीं, सोल्यूशन के अंदर जो भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आएगा सिर्फ उसके बराबर होगा। कंट्रीब्यूशन जो है वो सिर्फ सॉल्वेंट का रहेगा, जो सल्यूट है इट विल नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ये समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब मैं आपको जर्नल डेफिनेशन बता रही हूँ रॉल्स लॉ की। ये इसको मैं दोनों को अलग अलग कर दूंगी बाद में, पहले आप जर्नल डेफिनेशन देखिए, इसी के बेसिस पे आपके सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। जर्नल डेफिनेशन ये कहती है कि सोल्यूशन के अंदर, मैं दोबारा बोल रही हूँ, सोल्यूशन के अंदर जो वॉलेटाइल कंपोनेंट है, अब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही कंपोनेंट क्या हो, वॉलेटाइल हो, अब ऐसा भी हो सकता है सिर्फ सॉल्वेंट वॉलेटाइल हो, ठीक है वो अलग बात है, लेकिन ये कह रहा है कि सोल्यूशन के अंदर जो भी वॉलेटाइल कंपोनेंट होगा उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वेपर प्रेशर में, मतलब उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर का मतलब होता है कि सोल्यूशन में उसका कितना कंट्रीब्यूशन है वेपर प्रेशर को लेकर। तो किसी भी वॉलेटाइल कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है सोल्यूशन में, इट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट
मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। अब मैं इसको लैंग्वेज में लिखती हूँ। मान लीजिए आपके पास दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए सोल्यूशन दो चीजों से मिलके बना है, ए और बी से। तो मान लीजिए ए जो है वॉलेटाइल है, ए वॉलेटाइल है, तो ये कह रहे हैं ए का जो पार्शियल होगा, पार्शियल को पी से लिखते हैं, इसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो इसके प्योर वेपर प्रेशर के, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ दिस कंपोनेंट इन प्योर, प्योर के लिए ऊपर मैंने नॉट लगा दिया, इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन के बराबर होगा। अब किसी बच्चे को अगर ये ना समझ में आ रहा है ये पी नॉट ए क्या है, तो अब दोबारा सुनिएगा। बेटा मान लीजिए आप पानी और चीनी की बात कर रहे हैं, तो जो पानी होगा, पानी का जो वेपर प्रेशर उस सोल्यूशन में आएगा वो कहलाएगा पी, पी ऑफ वाटर। लेकिन अगर आप उसमें से चीनी बिल्कुल हटा दें और प्योर वाटर लें और उसका वेपर प्रेशर निकालें एक्सपेरिमेंट से, तो उस टाइम जो वेपर प्रेशर आएगा, क्योंकि अब उसमें कोई भी कंपोनेंट नहीं है, वो प्योर है, और आपको पता है जो प्योर का होता है वो कंपोनेंट का ज्यादा आता है ना, तो ये जो है वो कहलाएगा आपका वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट प्योर स्टेट। समझ आ गया? Yes, ma'am. ठीक है। अब कोई बच्चा कहे कि Yes, नहीं ma'am. मैम दोबारा बता दीजिए, अगर दोनों ही कंपोनेंट वॉलेटाइल हो, तो चलो अगर पी ए वॉलेटाइल होगा तो पी नॉट ए इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन, और अगर दोनों दूसरा कंपोनेंट भी वॉलेटाइल होगा तो उसका भी ऐसे ही निकल आएगा, पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है। अब कोई कहे कि नहीं अगर बी वॉलेटाइल नहीं होगा तो बेटा बी का कंट्रीब्यूशन ही नहीं होगा ना, फिर पी ये जो बी है इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं होगा। पर रॉल्स लॉ, अच्छा कोई भी हो, चाहे वो जो जर्नल डेफिनेशन है वो ये ध्यान रखिए कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वॉलेटाइल कंपोनेंट is equal to vapor pressure of that component in pure state and its mole fraction। ठीक है, ये जर्नल डेफिनेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे एक एक करके, पहले हम करेंगे रॉल्स लॉ, अब हम इसको आगे जो है मॉडिफाई करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले करेंगे ऐसे सोल्यूशन जिनमें दोनों कंपोनेंट वॉलेटाइल हो, फिर हम करेंगे ऐसे सोल्यूशन जिसमें सिर्फ सल्यूट जो है वो वॉलेटाइल नहीं होगा, बाकी सॉल्वेंट वॉलेटाइल होगा। तो ये इसे एक एक करके करते हैं और इस लॉ को जो है एक्सटेंड करते हैं। तो ये मैंने आपको जर्नल बता दिया कि रॉल्स लॉ क्या कहता है। रॉल्स लॉ ये कहता है किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, और ये जो एक मैंने लिखा है ये वॉलेटाइल होना चाहिए। तो ये देखिए इसको फिर हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए पी नॉट ए लिख दिया। किसी भी लिक्विड का जो प्योर का वेपर प्रेशर होता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अब आप पानी में चीनी घोलो या पानी में आप सॉल्ट घोल दो, प्योर वाटर का अगर टेम्परेचर आप सेम रखते हैं तो प्योर वाटर का तो दोनों के लिए क्या आएगा, सेम आएगा ना, क्योंकि दोनों का सॉल्वेंट तो जो है वो तो सेम है ना वाटर। समझ आया मैंने क्या बोला है? आप एक बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है पानी में चीनी घोलकर और दूसरा बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है पानी में नमक घोलकर। अब आप जब करेंगे आप दोनों का पीए और ये जो मोल फ्रैक्शन है ये दोनों अलग अलग आ सकता है, लेकिन दोनों का सॉल्वेंट सेम है, दोनों ने टेम्परेचर सेम लिया है, तो पानी का जो प्योर वेपर प्रेशर है वो तो दोनों का सेम लेगा ना वो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, Ma'am, अब mole नेक्स्ट fraction हम, solid में भी बता दो। हाँ मोल फ्रैक्शन तो सॉलिड का भी होता है ना, लेकिन मोल फ्रैक्शन देखिए वो उस मोल फ्रैक्शन तो अलग कंसेप्ट हो गया ना, मोल फ्रैक्शन तो दोनों कंपोनेंट का निकलता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर की, पार्शियल वेपर प्रेशर की। ठीक है। Okay. अब आपने चीनी में पानी में चीनी घोली है, हालांकि वेपर प्रेशर सिर्फ पानी की वजह से आ रहा है, चीनी की वजह से नहीं आ रहा है, लेकिन क्या उसमें चीनी नहीं है? क्या चीनी का कंपोजिशन है नहीं? क्या चीनी का मोल फ्रैक्शन 0 है? चीनी तो उसमें है ना। ये तो ये जो मोल फ्रैक्शन है तो ये बेटा ये कंसंट्रेशन की टर्म होती है जो कि बताता है कि भाई कितनी चीनी घुली हुई है या कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है, कितना पानी प्रेजेंट है, इस हिसाब से। अब हम सबसे पहले करेंगे जो न्यूमेरिकल्स भी हमने करना है रॉल्स लॉ फॉर सोल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल सोल्यूट। सॉल्वेंट तो वॉलेटाइल है ही है,
तो अगर हम इसको एक्सटेंड करें, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, रॉल्स लॉ ये कहता है कि अब इसको हम एक्सटेंड करें तो हमें ये पता है कि जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए एंड बी, दोनों ही क्या है, दोनों ही वॉलेटाइल है। तो जब बेटा दोनों ही कंपोनेंट वॉलेटाइल हैं तो आपका जो सोल्यूशन है उसका जो वेपर प्रेशर होगा सोल्यूशन का, इट इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस बी, यही तो होगा, Yes, ma'am. है ना। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों का अलग अलग निकाल लेते हैं। तो रॉल्स लॉ क्या कहता है, रॉल्स लॉ ये कहता है कि ए का जो पार्शियल प्रेशर है इट इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन, और रॉल्स लॉ ये कहता है कि अगर बी का निकालना है, क्योंकि बी भी वॉलेटाइल है, तो इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा इट इज इक्वल टू पी बी इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए पी नॉट ए और पी नॉट जो बी, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, ये तो रॉल्स लॉ कहता है। बाकी आगे अगर आप देखें डेल्टा लॉ क्या कहता है, क्योंकि भाई आपके पास जो सोल्यूशन है या जिसे बोल दें पी टोटल, क्योंकि दोनों ही कंपोनेंट वॉलेटाइल है, तो इट इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो अगर हम सिर्फ इतना याद रखें तो हम बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कर पाएंगे, तो हमें इतना याद रखना है। बाकी इसको मैं जो है, और आपको पता है एक चीज और ध्यान रखनी है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। एक और चीज आपने ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है कि देखिए बेटा, जब मैं, अगर मान लीजिए मेरे पास इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर है, और मैं क्या करती हूँ, मैं इथेनॉल को जो है बॉयल करती हूँ, इथेनॉल और जो वाटर का सोल्यूशन है मैं उसको बॉयल कर रही हूँ। तो जब मैं बॉयल करती हूँ तो भाप तो दोनों की बनेगी, इथेनॉल की भी बनेगी और किसकी बनेगी, पानी की भी बनेगी। तो जो कंपोजिशन आपकी वेपर फेस में आएगी वो डिफरेंट होगी सोल्यूशन से, क्योंकि क्या होगा, इथेनॉल के वेपर कुछ ज्यादा बनेंगे, क्योंकि देखिए पानी के अंदर तो अगर आपने इथेनॉल लिया है पानी में, तो आपने मान लो 50-50 का रेशो लिया है, 0.5 लिया है आपने मोल। लेकिन जब आप भाप बनाएंगे तो इथेनॉल ज्यादा वॉलेटाइल है, तो इथेनॉल के जो भाप है वो ज्यादा बनेगी ना ऊपर, तो जो वेपर फेस होगा, जो ऊपर भाप आएगी, अगर आप उसको कंडेंस करें तो उसकी जो कंपोजिशन होगी वो डिफरेंट होगी। तो उसके लिए आपने फॉर्मूला याद रखना है कि अगर आप वेपर फेस की कंपोजिशन निकालते हैं तो दिस इज इक्वल टू, इसको y से लिखेंगे, y a इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ a डिवाइड बाय p टोटल, एंड कंपोजिशन ऑफ b इन वेपर फेस इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ b डिवाइड बाय p टोटल। बाकी अगर आप सोल्यूशन में कंपोजिशन निकालते हैं तो वो निकलेगी काय a और काय b c। तो इसको हम जो है कल कंटिन्यू करेंगे, ताकि आप ये जो जितने भी ये फॉर्मूले हैं इसे अच्छे से याद करके आए।